हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लॉ विद रोनित। दोस्तों, आप सभी लोगों का दिल खोल करके हार्दिक स्वागत है। साथियों, एक नए वीडियो और एक नए ऑफिशियल अपडेट के साथ आपके सामने आ रहे हैं। जी हाँ साथियों, ये जो मैं श्रृंखला आप सभी लोगों के लिए लेकर के आया हूं, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड है और खास करके हम इसमें केस लॉ के बारे में जानने वाले हैं, क्योंकि केस लॉ से रिलेटेड आपके एग्जामिनेशन में, अगर हम प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की बात करें तो नंबर ऑफ आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं जो सिर्फ और सिर्फ केस लॉ से ही रिलेटेड रहते हैं। तो मैं एक सीरीज चला रहा हूं और इसी सीरीज के माध्यम से मैं सभी के सभी केस लॉ आपके सामने रखने का काम करूंगा, और वो भी डिटेल में रखने का काम करूंगा, डिग लॉट में रखने का काम करूंगा। आपको दोनों लैंग्वेजेस में केस देखने के लिए मिलेंगे, हिंदी लैंग्वेजेस में भी, साथ साथ इंग्लिश लैंग्वेजेस में भी। तो जो आज का हमारा टॉपिक है, जो आज हम केस लॉ डिस्कस करने वाले हैं, इसमें हम बात करेंगे फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जी हाँ साथियों, फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कौन कौन से ऐसे जजमेंट हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जजमेंट इंपॉर्टेंट है एज अ जुडिशियल एस्पिरेंट्स होने के नाते। इन सभी चीजों को हम एक एक करके यहाँ पे समझने का, यहाँ पे पढ़ने का काम करेंगे। तो अगर हम सबसे पहले जजमेंट की बात करते हैं कि पहला जजमेंट हमारे पास क्या आ रहा है, तो आपको हमारे स्क्रीन बोर्ड पे फ्लैश करता हुआ दिख रहा होगा, राम जवाया कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब की बात कर रहे हैं। जी हाँ साथियों, ये जजमेंट 1955 में आया था और ये जजमेंट अगर हम फीचर की बात करते हैं तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए देखते हैं कि इसमें क्या कहा गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने, अगर हम इस मामले की बात करते हैं, राम जवाया कपूर की बात करते हैं, बनाम पंजाब राज्य की बात करते हैं, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या स्टैंड लिया था? स्टैंड उन्होंने यह लिया था कि सर्वोच्च न्यायालय ने यह धारित किया था या अभिनिर्धारित किया था। आप अगर मेन एग्जामिनेशन में आंसर राइटिंग कर रहे हैं और आंसर राइटिंग के दरमियान अगर आप इन सभी टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, अभिनिर्धारित किया, क्योंकि ये लीगल टर्मिनोलॉजीज के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और जब आप मेन आंसर राइटिंग करेंगे तो इन सभी चीजों को अगर आप वहां पे मेंशन करेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो देखिए, कर रहा है निर्धारित किया या फिर अभिनिर्धारित किया है। हमारे संविधान ने इंग्लैंड की संसदीय सरकार की प्रणाली को अपनाया है। ये आप सभी लोगों को पता है कि हम लोगों ने संविधान में काफी चीजों को बारो करने का काम किया है। कुछ चीजों को हम लोगों ने भारत सरकार अधिनियम 1935 से बारो करने का काम किया है, कुछ चीजों को 1919 के काउंसिल एक्ट से हम लोगों ने बारो करने का काम किया है, कुछ अफ्रीका से हम लोगों ने अडॉप्ट किया है, कुछ अमेरिका से, कुछ यूएसए से, कुछ कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से। तो इन सभी जगहों से हम जो उनकी अच्छी चीजें थे, उन सभी अच्छी अच्छी चीजों को हम लोगों ने लाने का काम किया है और अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में उसको रखने का काम किया है। जो अच्छी चीज है उनको हम लोगों ने रखा, जो हमारे जरूरत की चीज है, जो उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस से बनाने का काम किया था, तो उन्हीं सभी चीजों की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। और खास करके अगर हम इस जजमेंट की बात करते हैं, राम जवाया कपूर बनाम पंजाब राज्य की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं जजमेंट को बार बार आपके सामने रिपीट कर रहा हूं, जिससे कि आपके भी दिमाग में ये जजमेंट आ जाए। तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने एट दैट टाइम अपना स्टैंड ये लिया था कि जो संविधान है, जो हमारा भारतीय संविधान है, संविधान ने इंग्लैंड की संसदीय सरकार की प्रणाली को क्या किया है? अपनाने का काम किया है। यह बात इस जजमेंट के अंतर्गत हमको देखने के लिए मिलता है। साथ ही साथ कर रहा है, मूल सिद्धांत यह है कि राष्ट्रपति जो होता है हमारा, जो हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है, जी हाँ साथियों, उसी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात कर रहा है जो हमारे पार्ट 5 में दे रखा है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्ट 5 में दे रखा है। कह रहा है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है, लेकिन प्रमुख होता है, जबकि वास्तविकता की अगर हम बात करते हैं, वास्तव में हम देखते हैं तो जो भी हमारी शक्ति निहित होती है, किसके अंतर्गत निहित होती है? तो जो भी हमारी शक्ति निहित होती है साथियों, वो मंत्री परिषद के अंतर्गत, कार्यपालिका के अंतर्गत हमको देखने के लिए मिलती हैं। तो ये बात इस जजमेंट के अंतर्गत हमको देखने के लिए मिलता है। तो ये राम जवाया कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का मामला है। यहाँ पे इस जजमेंट को आप चाहें तो इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं। तो कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं कहेगा कि नहीं सिर्फ और सिर्फ हमें हिंदी में देखने के लिए मिल रहा है। जो चीज आपको हिंदी में देखने के लिए मिलेगा, वो चीज इंग्लिश में भी देखने के लिए मिलेगा। अब हम नेक्स्ट केस लॉ की बात करते हैं, जो कि फीचर से ही रिलेटेड है। कह रहा है कि एसआर मुंबई, इस केस लॉ को, इस जजमेंट को किस लोगों ने नहीं पढ़ा होगा? अपने
आप सेमेस्टर एग्जामिनेशन में भी खूब अच्छे से इसको पढ़ने का काम किए होंगे। तो यह जजमेंट है एसआर बोम्मई बनाम भारत संघ का मामला है। इस मामले में क्या कहा गया था? तो इस मामले में धर्मनिरपेक्षता के बारे में बताने का काम किया गया कि जो धर्मनिरपेक्षता होता है, जो हमारा सेकुलरिज्म की बात करते हैं, जो कि हमारे संविधान में देखने के लिए मिलता है, संविधान का जो प्रियम्बल हमारा दर्शन है, उस दर्शन में भी हमको सेकुलरिज्म देखने के लिए मिलता है। कह रहा है धर्मनिरपेक्षता संविधान का आधारभूत ढांचा है। जब जब हम आधारभूत ढांचे की बात करेंगे तब तब हम कहीं ना कहीं केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के जजमेंट को भी याद करने का काम करेंगे, क्योंकि हमको अगर ब्रॉडर सेंस में अगर कहीं समझाने का काम किया गया है कि आधारभूत ढांचा किसको कहते हैं, तो उसी जजमेंट को, उसी केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के जजमेंट में हमको समझाने का काम किया गया है कि ये चीज आप कर रहे हैं, ये चीज बेसिक स्ट्रक्चर काउंट होगा, ये चीज आप कर रहे हैं, बेसिक स्ट्रक्चर काउंट होगा। संसद भी परेशान हो गया था, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया भी परेशान हो गया था, हाथ पैर जोड़ने लगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का कि माई बाप आप ही हैं, बता दीजिए किसको फंडा, किसको बेसिक स्ट्रक्चर कहा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं 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 नहीं, जब जब टाइम आएगा, जब जब हमें लगेगा, तब तब हम बताएंगे कि ये बेसिक स्ट्रक्चर था और आप उसका उल्लंघन किए हैं। ये बात, यही तो पावर है हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास, हमारे एपेक्स कोर्ट के पास, और उसी पावर का वो टाइम टू टाइम एक्सरसाइज करता है। कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय ने अवधारित किया कि धर्मनिरपेक्षता को सकारात्मक अर्थ में लेना चाहिए, इसको नकारात्मक अर्थ में कभी भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, सभी धर्मों को मानता है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो आर्टिकल नंबर 25 से लेकर के आर्टिकल नंबर 28 के बीच में हमको देखने के लिए ये चीजें मिलता है, और ये चीज आपको यहां पर भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रियम्बल में भी देखने के लिए मिलता है। चाहिए एवं उसका अर्थ विभिन्न धर्मों के प्रति समझ और सम्मान विकसित करना है। यह बात हमको एसआर बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अंतर्गत देखने के लिए मिला है। तो ये मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज आप सभी लोगों को क्लियर होगा, ये जो भी कॉन्सेप्ट मैं यहां पे बताने का काम कर रहा हूं। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है वही जो सेम आपको देखने के लिए मिला है, वही सेम का सेम आपको यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज में आपको देखने के लिए मिल रहा है। आप कहे होंगे कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमने एसआर बोम्मई के बारे में ही बताया, साथ ही साथ एक और जजमेंट आया था, अरुणा राय बनाम भारत संघ का मामला आया था। तो इन दोनों मामले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा सेम स्टैंड रखने का काम किया गया था, वही आपको इंग्लिश वाले में पीपीटी में भी आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे एसआर बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एज वेल एज अरुणा रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर ये देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे 15 नहीं होगा, यहाँ पे इज होगा, ये टाइपिंग एरर हो गया है। सेकुलरिज्म इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात यहाँ पे की जा रही है। सभी चीजों को मैंने यहाँ पे अलग अलग रखने का काम किया है। अब हमारे पास एक और नेक्स्ट जजमेंट आ रहा है, और ये जजमेंट अपने आप में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत जजमेंट इसको हम कह सकते हैं। और ये जो जजमेंट है साथियों, ये है एक्सेलवेयर का जजमेंट। जी हाँ साथियों, एक्सेलवेयर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का ये जजमेंट है, जो कि 1979 में ये आया था। साथ ही साथ इसमें आपको डीएस नकारा बनाम भारत संघ का भी मामला देखने के लिए मिल रहा है। तो एक साथ दो जजमेंट आपको यहां पर देखने के लिए मिल रहा है। एक तो एक्सेलवेयर का जजमेंट आपको देखने के लिए मिल रहा है, साथ ही साथ आपको डीएस नकारा वर्सेस भारत संघ का भी जजमेंट आपको देखने के लिए मिल रहा है। अब इन सभी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का क्या अपना स्टैंड था, इस स्टैंड को जानना एज अ लॉ स्टूडेंट, एज अ जुडिशरी एस्पिरेंट्स हमारे लिए बेहद जरूरी है। तभी तो हम आंसर राइटिंग करते समय इन सभी केस लॉ का जिक्र करेंगे, और जितना बेहतर तरीके से हम टाइम टू टाइम जजमेंट का जिक्र करेंगे, उतना ही रचनात्मक हमारा आंसर राइटिंग होगा। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में काफी आंसर राइटिंग्स करना आप सभी लोगों को सिखाया है। उसी तर्ज पे, उसी भरोसे और एतमाद के साथ मैं आप सभी लोगों से बता रहा हूं कि इसी तरह से आप मेन एग्जामिनेशन में आंसर राइटिंग आप करेंगे, आपका नंबर बढ़ जाएगा। कह रहा है कि न्यायालय राष्ट्रीयकरण तथा राज्य के स्वामित्व को अधिक महत्व देना चाहिए, किंतु समाजवाद के सिद्धांतों का निर्वचन और कार्यान्वयन इस सीमा तक नहीं किया जाएगा कि यह निजी स्वामित्व के हितों की पूरी तरह से अनदेखी कर दे। मींस कि जो हमारे प्राइवेट प्लेयर हैं, उन प्राइवेट प्लेयर्स के जो हित हैं, जो उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए, जो उनको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, उनको एकदम अनदेखा नहीं करना चाहिए। यह बात हमको यहां पर देखने के लिए मिलता है। राष्ट्रीयकरण की बात कर रहा है,
साथियों, आप सभी लोगों को यह भी पता होगा कि हमारे देश में 1991 और 92 का ऐसा समय था जब हम लोगों ने क्या किया था, जब हम लोगों ने एलपीजी मॉडल को अडॉप्ट करने का काम किया था। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन को अडॉप्ट करने का काम किया और वो अडॉप्टेशन हमारे लिए इतना बेहतर रहा कि आज हम और आप यहाँ पे डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से शायद पढ़ रहे हैं। अगर उस टाइम लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन को नहीं अडॉप्ट किया गया होता तो शायद हम यहाँ पे खड़े ना होते और आप अपने मोबाइल पे, अपने लैपटॉप पे, व्हाटएवर जहां पे भी आप देख रहे हैं वहां पे आप नहीं देख पाते। ये उसी एलपीजी मॉडल का, उसी को राव मनोहर मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। तो इन सभी चीजों का अगर आप कॉम्बिनेशन अगर फिट करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं वो सारी चीजें देखने के लिए मिलेंगी। इसके अलावा उच्चतम न्यायालय ने कहा कि समाजवाद का उद्देश्य लोगों के जीवन स्तर और सामाजिक सुनन की समाजवाद मूल उद्देश्य लोगों में उच्च सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। कहने का तात्पर्य यह है, थोड़ा सा यहां पे मिसप्रिंट हो गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि समाजवाद का अर्थ यह होता है कि लोगों के जीवन स्तर को क्या करना है, राइज करना है, बढ़ाते हुए चलना है। ऐसा हमें काम नहीं करना है। यहां तक कि हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज को अगर हम देखते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में हमें यही देखने के लिए मिलता है, पार्ट 4 में हमें यही देखने के लिए मिलता है, आर्टिकल 36 से लेकर के 51 में यही हमें देखने के लिए मिलता है कि जब जब सरकार कोई काम करेगी, कोई नीति बनाएगी तो उसमें सामाजिक उद्देश्यों को, समाज को जरूर देखेगी और वो ऑब्जर्वेशन उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो वो सारी चीजों के बारे में हमको एक्सएलवीएम बनाम भारत संघ के मामले की अगर हम बात करें या फिर डीएस नकारा बनाम भारत संघ के मामले की बात करें तो वहां पे हमको ये चीजें देखने के लिए मिलती हैं। आगे आइए, वही सेम एज यूजुअल आपको जजमेंट यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेजेस में देखने के लिए मिल रहा है। मैं इसलिए दोनों लैंग्वेजेस को प्रीफर कर रहा हूं, इसलिए मैं लेकर के आ रहा हूं कि किसी को किसी भी लेवल पे प्रॉब्लम ना हो सके कि नहीं मेरा लैंग्वेज बैरियर के कारण मैं ये लेक्चर देख नहीं पा रहा हूं। आगे आइए, आगे देखते हैं। अब हमारे पास एक और केस लॉ आ रहा है, एल चंद्र कुमार। जी हाँ साथियों, यह भी जजमेंट अपने आप में बहुत ही रोचक जजमेंट है। अगर हम एल चंद्र कुमार की बात करते हैं, यह जो जजमेंट है एल चंद्र कुमार बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का है या फिर भारत संघ के नाम से जाने, जो कि आया था 1997 में। अब इसमें क्या कहा गया था, इस फैक्ट को हम यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाले हैं। अगर हम सर्वोच्च न्यायालय की बात करते हैं, मीन्स की एपेक्स कोर्ट की बात करते हैं, जब आप आंसर राइटिंग करिएगा तो कहीं सर्वोच्च न्यायालय लिखिएगा, कहीं आप एपेक्स कोर्ट लिखिएगा, जो आपका लिखने का मन करेगा वो लिखिएगा, लेकिन लिखिएगा जरूर, रेफरेंस जरूर दीजिएगा। तो आप इसी तरह से लिखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि न्यायालयों के क्षेत्राधिकार का अपवर्जन असंवैधानिक है। न्यायिक समीक्षा संविधान का आधारभूत संरचना है या फिर आधारभूत ढांचा है। भैया, जब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास पावर क्या है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास पावर यही है कि कानून, आप पार्लियामेंट है, आप माई बाप हैं, आप हर एक कानून बना सकते हैं, आपके पास पूरी की पूरी आजादी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, एपेक्स कोर्ट हम हैं, हम कह रहे हैं आप बनाइए, हम उसकी जांच करेंगे। जांच करना मेरा राइट है, कानून बनाना आपका राइट है। आप अपने राइट का एक्सरसाइज करिए, हम जांच करने का एक्सरसाइज हम खुद करेंगे। तो यह बात आपको देखने के लिए मिल रहा है, न्यायिक समीक्षा संविधान की आधारभूत संरचना है या इसको बेसिक स्ट्रक्चर मान करके रखा गया है। यही पार्लियामेंट कह रहा था, तड़फड़ा रहा था मछली के तरह और कह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट हमें बता दीजिए कि किसको आप बेसिक स्ट्रक्चर कहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चिंता ना करिए पार्लियामेंट, जब टाइम आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि किसको हम बेसिक स्ट्रक्चर कर रहे हैं। और यहां पर आपको देखने के लिए मिल रहा है, हम एल चंद्र कुमार का केस पढ़ रहे हैं। मान लीजिए कि आपसे किसी भी स्टेजेस पे कोई पूछ देगा कि ये बताइए कि न्यायिक समीक्षा करना क्या अधिकार है उसका, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, कहां पे ये लिखा गया है। तो आप जब फीचर के बारे में बताएंगे तो फीचर में एल चंद्र कुमार के जजमेंट को आप जरूर कोट करेंगे और जरूर आप वहां पे बताने का काम करेंगे कि हाँ, एल चंद्र कुमार के केस में न्यायिक समीक्षा संविधान का क्या बताया गया है। न्यायिक समीक्षा जो होता है वो संविधान का आधारभूत संरचना है या फिर बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत उसको काउंट करने का काम किया गया है। साथ ही साथ कह रहा है और इसका अपवर्जन नहीं किया जा सकता है,
किया जा सकता है। साथ ही साथ आप देखते होंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल नंबर 13 हमको देखने के लिए मिलता है, रूल ऑफ एक्लिप्स हमको देखने के लिए मिलता है, पूरा का पूरा डॉक्ट्रिन हमको देखने के लिए मिलता है, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी हमको देखने के लिए मिलता है, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स हमको देखने के लिए मिलता है, डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो ये पावर कहां से उठा रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? पावर वहीं आर्टिकल नंबर 13 से ही उठाने का काम कर रहा है और एक एक चीजों को समझाने का काम कर रहा है। आगे चलते हैं, आगे वही सेम एज यूजुअल एल चंद्र कुमार के जजमेंट को आप यहां पर देखेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज में आपको देखने के लिए मिल रहा है। अब हमारे पास एक और जजमेंट आ जा रहा है और बहुत ही शानदार जजमेंट मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर के आया हूं। यह जो जजमेंट है SR बोम्मई बनाम भारत संघ का जजमेंट है, जो कि 1994 में साथियों आया था और इसमें एपेक्स कोर्ट के द्वारा क्या कहा गया था, क्या अभी निर्धारित किया गया था? देखिए, कर है सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया था या फिर अभी निर्धारित किया था? निर्धारित किया था कि भारतीय संविधान समीपीय है और प्रण न्याय बहुमत किया संघीय है। देखिए अगर हम SR बोम्मई की बात करते हैं तो SR बोम्मई के मामले में आप सभी लोगों से यही कहा गया था कि जो सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि जो भारतीय संविधान है ये क्या है, ये समीपता के बारे में बता रहा है, जो नजदीक है उसके बारे में बता रहा है और बहुमत के बारे में यहां पे बताने का काम किया जा रहा है और यही संघीय है। यहां पे SR बोम्मई के मामले में ये आपको देखने के लिए मिल रहा है। आगे हमारे पास और जजमेंट है, इसमें हम देख लेते हैं इंग्लिश वाले में। सुप्रीम कोर्ट हैज एक्सप्रेस इन मेजॉरिटी ओपिनियन दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द फेडरल। यही हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बना रहा है? यही हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फेडरल संघात्मक बनाने का काम कर रहा है, क्योंकि जो हमारा ओपिनियन होगा वो ओपिनियन कैसा होगा? वो हमारा मेजॉरिटी का ओपिनियन होगा। तो यहां पे हमको देखने के लिए ये मिल गया। फिर हमारे पास एक नेक्स्ट जजमेंट आ रहा है। नेक्स्ट जजमेंट क्या है? पश्चिम बंगाल राज्य बनाम भारत संघ, 1963 का जजमेंट है और इस जजमेंट में क्या कहा गया है पश्चिम बंगाल बनाम भारत संघ के मामले में? इसमें कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान वास्तविक रूप से संघात्मक नहीं है। यहां पे आपको देखने के लिए मिल रहा होगा काफी ऐसे जूरिस्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे, काफी ऐसे विधिवेता आपको देखने के लिए मिलेंगे जिन्होंने टाइम टू टाइम कहा है कि जो भारत का संविधान है कभी संघात्मक आपको देखने के लिए मिला होगा, कभी अर्ध संघात्मक आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। तो इस टाइप के आपको बातें सुनने के लिए जरूर मिली होंगी, लेकिन हमारे पास एक लैंडमार्क जजमेंट है और यह भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया जजमेंट है 1963 में। और इस जजमेंट का क्या नाम है? इस जजमेंट का नाम है पश्चिम बंगाल राज्य बनाम भारत संघ। इसमें कहा गया था कि भारतीय संविधान वास्तविक रूप से संघात्मक नहीं है, मींस कि ओरिजिनली वो संघात्मक नहीं है और राज्य प्रांतों में संप्रभुता निहित नहीं है। राजनीतिक संप्रभुता संघ के पक्ष में अधिक भार के साथ संघ और राज्यों के बीच बटी हुई है। यहां पे हमको इक्विलिब्रियम देखने के लिए मिलता है, इक्वालिटी देखने के लिए मिलता है। कुछ पावर हम सेंटर्स के पास रखते हैं, कुछ पावर हम स्टेट्स के पास रखते हैं और कुछ ऐसी पावर होती है जिसको हम लोग रेसिड्यूरी पावर के नाम से जानते हैं, वो भी केंद्र के पास ही होती है। तो आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगा कि पावर्स का हम लोगों ने क्या किया है? पावर्स का हम लोगों ने सेपरेशन करने का काम किया है। किसी एक के पास अगर पावर रहेगा तो फिर पावर का वो मिसयूज कर सकता है, इसीलिए हम लोगों ने पावर को क्या करने का काम किया है? इसीलिए हम लोगों ने पावर को सेपरेट करने का काम किया है, अलग अलग रखने का काम किया है। आगे आइए, आगे हम जजमेंट में देखते हैं कि कौन सा ऐसा जजमेंट है। तो यह है राजस्थान राज्य बनाम भारत संघ का मामला है, जो कि 1977 में आया था। इस जजमेंट को हम देखते हैं और इस जजमेंट में क्या कहा जा रहा है यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कहा जा रहा है कि भारतीय संघ एक परिसंघ है। अगर हम भारतीय संघ की बात करते हैं तो यह एक परिसंघ है। संघवाद की सीमा का अधिकांश विकास उस देश की प्रगति और विकास की आवश्यकताओं के अनुसार होता है जो राष्ट्र राजनीतिक आर्थिक रूप से समन्वय करते हैं तथा सामाजिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक रूप से उत्थान होना चाहिए। यह बात हमको राजस्थान राज्य बनाम भारत संघ का एक मामला आया था और इसी मामले के अंतर्गत यह चीज हमको देखने के लिए मिला था। आगे आइए, आगे देखते हैं आगे जजमेंट क्या रखा है। वही सेम एज यूजुअल जजमेंट आपको यहां पर इंग्लिश लैंग्वेज में देखने के लिए मिल रहा है। आगे चलते हैं। अब जो भी जहां से हो सकता है वो सारे मटेरियल्स मैं आप सभी लोगों के लिए कलेक्ट करके एक एक रखने का काम कर रहा हूं। कुलदीप नायर बनाम भारत संघ का मामला आया है और इस मामले में आप देखिए क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है यद्यपि संघीय सिद्धांत हमारे संविधान में
प्रभावी हैं और यह सिद्धांत उसके मूल ढांचे में से एक है, लेकिन यह भी उतना ही सत्य है। कितना सत्य है कि इसका संघात्मक स्वरूप एक सशक्त केंद्र या एकात्मक शक्ति के पक्ष में होना चाहिए। यह बात आपको कुलदीप नायर बनाम भारत संघ के मामले में देखने के लिए मिल रहा है और ये 2006 का जजमेंट है। 2006 का मतलब आप रिसेंट का ये जजमेंट इसको माना जाएगा, क्योंकि अभी ये जजमेंट रिसेंट का ही है। यहां पे आप इंग्लिश लैंग्वेजेस में ये जजमेंट यहां पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। आगे चलते हैं, तो आगे जो भी हमने जजमेंट लेकर के आए हैं बेसिक से, वो सभी के सभी जजमेंट मैंने आपके सामने एक एक करके रखने का काम किया है। साथियों, ये था एक शॉर्ट वीडियो, शॉर्ट इंफॉर्मेशन जो कि मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूं। मेरी पूरी टीम आप सभी लोगों के लिए खास मेहनत कर रही है। बस आप छोटा सा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करिएगा। इसी तरह से आप लोग प्यार दिखाते रहिए। हम लोग इसी तरह से पूरे के पूरे जजमेंट सीरीज को लेकर के आपके साथ आते रहेंगे। धन्यवाद।